चलो, हरे कृष्णा बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ा बहुत रिवाइज करके आना, रीड करके आना जो लिखवाया था। क्या सबने रीड किया? यस यस यस, चलो ठीक है। इसका मतलब सबने सब बोल रहे हैं हाँ सर रिवाइज करके आए। बेटा एक बार मैं बता देता हूं हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हमारा टॉपिक था प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। बट ऑब्वियस है हम वर्ड डिस्कस कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मींस व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज। तो ये कंपनी अकाउंट का एक टॉपिक है। तो बच्चों हमने कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले और इनकॉर्पोरेशन के बाद प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी के गिवन प्रॉफिट को प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना है। कल हमने डिस्कस किया था। बेटा प्री में क्यों डिवाइड करना है? बिकॉज प्री नेचर का प्रॉफिट कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, ये कैपिटल प्रॉफिट होगा, और ये पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट ये रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। कंपनी नॉर्मली इन जनरल प्रॉफिट्स को क्या यूज करती है? बेटा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो दैट्स व्हाई इन वेरी फर्स्ट ईयर जब आपका इनकॉर्पोरेशन थोड़ा डिले होता है तो हमें प्री और पोस्ट में स्प्लिट करना होता है, बिकॉज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए ओनली रेवेन्यू प्रॉफिट्स ही अवेलेबल होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट्स है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो कल हमारा यही डिस्कशन था कि एक गिवन प्रॉफिट को स्प्लिट करना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट। क्यों करना है? रीजन बता दिया। कैसे करना है? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन प्री एंड पोस्ट। बेटा कल उसके बारे में मैंने कुछ बताए थे आपको, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। नंबर 1 सारे बच्चे बताएंगे? हाँ, सेल्स रेशो, वेरी गुड। नंबर 2 टाइम रेशो, वेरी गुड। फिर कुछ हमने डिस्कशन भी किया था कि कुछ आइटम सर स्पेसिफिकली प्री के होंगे, कुछ आइटम स्पेसिफिकली पोस्ट के होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ऐसा कुछ हमने डिस्कशन किया था। और फिर हमने ऑडिट फी के बारे में भी कुछ किया था। बेटा आज उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, सारी चीज आज समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम हमारी बात को कनेक्ट करते हैं, आपको भी समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली सर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें करना क्या है। तो बेटा ये आप एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, लोटस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2011 टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस ऑफ feel goods with effect from 1st April 2001. 11. During the year 11 and 12, the total sales amount rupees 48 lakh, out of which 9,60,000 were for first 6 months. The gross profit of the company amount rupees 7,81,600. The expense charge to the profit and loss statement includes, beta the expense charge to the profit and loss includes director's fee, bad debts, advertisement under a contract amount rupees 4,000 rupee per month, salary and general expenses 2,56,000. नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अमाउंट रुपीज 20,000। ये P&L में चार्ज किए गए अमाउंट है बच्चों। अगर आप देखो तो ये जो है अमाउंट P&L में चार्ज किए गए हैं। नंबर 1 डायरेक्टर्स फी, बेड डेब्ट्स, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डोनेशन, और लास्ट एंड फाइनल देखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012।
बेटा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा डेटा है, और इसमें आपको मैंने जैसे बताया था हमें स्प्लिट करना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट। देखिए यहां पर क्या हुआ बेटा, आपको नहीं दिख रहा पूरा P&L, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस है। तो कंपनी अपना एक P&L बना चुकी और उस P&L से कंपनी अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुकी और उसने बेटा सारे प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोल दिया होगा। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लीज बताइए प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। बेटा देखो, कंपनी लोटस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, कब इनकॉर्पोरेशन हुआ उसका, 1 जुलाई को, जबकि बिजनेस कहां से टेक ओवर कर लिया, 1 अप्रैल से। तो बेटा 1 अप्रैल से वो बिजनेस टेक ओवर करके वर्किंग कर रही है, तो 1 अप्रैल से ही इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए था, बट डिले हो गया। ठीक है, प्रोसीजरल डिफिकल्टी होती है, डिले हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्री एंड पोस्ट ड्यूरेशन बन गया। तो आपको 1 अप्रैल टू 1 जुलाई ये प्री पीरियड है और 1 जुलाई टू ईयर एंड ये आपका पोस्ट पीरियड है। तो आपको 11 एंड 12 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बिटवीन प्री पीरियड एंड बिटवीन पोस्ट पीरियड। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से वर्किंग की जाएगी, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, बेटा वो हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट राइटिंग विद मी, सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। बेटा सारे बच्चे लिखेंगे मेरे साथ। पहले एक बार देख लीजिए, मैं प्रेजेंट करके दिखा देता हूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर है एग्जाम्पल नंबर 2 का 5.10। पहले आप देख लीजिए सारे बच्चे, एक स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट पेज पर हम एक स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग, statement showing distribution of profit oblique loss between pre and post period। बिटवीन प्री एंड पोस्ट पीरियड। तो बेटा ये 4 कॉलम्स हो गए आपके। फर्स्ट पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन बेस, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। तो बच्चों ये इस तरह से हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। बेटा आप लोग ऐसा कीजिए, लास्ट में नोट कर लीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिए फुल फ्लैश क्वेश्चन, फिर मैं आपको प्रॉपरली नोट करने का टाइम दे दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमें बिटवीन प्री एंड पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। अच्छा मैं आपसे कुछ बात पूछता हूं, आप प्लीज प्रॉपरली रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। टेक योर टाइम, सोच समझ के बताइएगा। मुझे बताइए क्या मैं डायरेक्टली इस स्टेटमेंट में एंटर हो जाऊं? नो। अच्छा वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं नो सर, बेस तो चाहिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बिकॉज इस स्टेटमेंट में बेटा वर्किंग करना क्या है, दैट्स ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, बेसेस चाहिए। वो तो बेस तो अवेलेबल ही नहीं है सर, बेस कहां से लाएं? तो वेरी गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। तो बेटा हमें बेस फाइंड आउट करना होगा। तो उस बेस के लिए हमें कुछ वर्किंग, ये स्टेटमेंट यहीं स्टॉप करना होगा और बेटा वर्किंग करनी होगी। तो हमें एटलीस्ट 2 बेसिस आइडेंटिफाई करने, नंबर 1 टाइम रेशो, नंबर 2 सेल्स रेशो। तो बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 बाद में लिख लीजिएगा बेटा, लिखना नहीं है अभी, आप समझिए साहब। टाइम रेशो, हमें टाइम रेशो कैलकुलेट करना है।
सर टाइम रेशियो मींस बेटा अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या था, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, हम अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर चेक करें तो बेटा हमारा फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2011, ये 11 and 12 विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 11 टू 31 मार्च 2012। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था और इसमें हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेटा आप लोग देखिए ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है और हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2011 है, तो इट मींस डिले हुआ यहां पर इनकॉर्पोरेशन में। तो आइए हम देखते हैं वहां पर 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012, बेटा ये हमारा 2011 एंड 12 फाइनेंशियल ईयर है जो आपके रिकॉर्ड्स में क्वेश्चन में है। तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बच्चों हमारे क्वेश्चन में 1 जुलाई 2011। इट मींस व्हाट बेटा, ये प्री पीरियड है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड है और ये इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड है। बेटा कंपनी कहां से स्टार्ट हुई, देखिए क्वेश्चन में साफ मेंशन है, क्लियर कट मेंशन है, लोटस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई टू एक्वायर अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल। उसने रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया फ्रॉम 1 अप्रैल। इट मींस व्हाट, अगर आप चेक करें तो इट मींस एक कंपनी ने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो यहां कराया बट बिजनेस को रेट्रोस्पेक्टिवली टेक ओवर किया है, यानी बिजनेस को तो यहां से टेक ओवर किया गया है। तो बेटा यहां से लेकर बिगिनिंग टू एंड जो प्रॉफिट है वो बेटा कंपनी का ही तो होगा, ये बिगिनिंग टू एंड, क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यहां हुआ, रेट्रोस्पेक्टिवली उसने टेक ओवर किया, तो बिजनेस तो कंपनी ने, अगर आप गौर करो तो यहां से यहां तक ही किया है कंपनी ने, बट इनकॉर्पोरेशन में टाइम लग गया। तो एज पर लॉ आपको प्री एंड पोस्ट में स्प्लिट करना है। हाँ सर समझ में आया, ठीक है सर। टाइम रेशियो क्या होगा सर, हमें दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है 3:9। बेटा लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है वो देखिए, टाइम रेशियो तो प्री पीरियड, अगर आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट पीरियड, पोस्ट पीरियड। बेटा प्री पीरियड क्या है आपका 1 अप्रैल 2011 टू 38 जून 2011, ये बच्चों हमारा प्री पीरियड है। पोस्ट पीरियड 1 जुलाई 2011 टू 31 मार्च 2012, ये हमारा पोस्ट पीरियड है। तो बेटा ये अगर हम देखें तो ये 3 मंथ्स ड्यूरेशन हो गया और ये 9 मंथ्स ड्यूरेशन हो गया। इसे बेटा और शॉर्ट करें तो वी कैन से 1:3, ये टाइम रेशो है। तो बच्चों ये 1:3 हमारा टाइम रेशो कैलकुलेट कर लिया हमने। क्लियर है सारे बच्चे, बोलो यहां तक समझ में आ गया। बेटा हमें डिस्ट्रीब्यूशन बेस चाहिए था, यहां तक आई होप सबका क्लियर है। यस 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 क्लियर, ओके बच्चों। अब बेटा ये बात आती है, क्या आपको ये लाइन, देखो एग्जाम में आपको ये तो लिखना ही लिखना है, ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है बेटा, ये वर्किंग है, ये आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। ये लाइन इनिशियली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आगे जगह हटा दूंगा क्योंकि आपको बात समझ में आने लग जाएगी, तो ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं है, इनिशियली मैंने ड्रॉ कर दी। बट ये तो हमें प्री एंड पोस्ट ड्यूरेशन मेंशन करना है ईयर वाइज, और ये 1:3 ये आपको प्रॉपर मेंशन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बेटा काफी बच्चे डायरेक्टली, जब मैंने कहा था सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन बेस चाहिए टाइम रेशियो, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया था 1:3। बेटा अगर आईसीआईसी से प्रॉपर मार्क्स चाहिए तो बेटा प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना होगा। अब वो आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट नहीं करेगा, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रीट करेगा। तो दैट्स व्हाई आपका प्रेजेंटेशन वर्किंग पैटर्न प्रॉपर होना जरूरी है। अब काफी बच्चे वर्किंग नोट टाइम 1:3 लिख देंगे, नहीं बेटा प्रॉपरली वर्क करना है, जैसे मैं कर रहा हूं, ना कम ना ज्यादा। क्लियर, क्योंकि मुझे रैंडम आंसर आए थे 1:3 1:3 1:3। क्लियर सर, ओके बच्चों। क्या बेटा अब मैं मेरे स्टेटमेंट में एंटर कर जाऊं, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है, कर दूं? नो, सेल्स रेशो, वेरी गुड। अभी बच्चे बोल रहे हैं सर 2 बेसिस बताए थे एटलीस्ट, तो हमें 2 रेशो चाहिए, तो हमें सेल्स रेशो भी चाहिए। चलो तो सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं।
वर्किंग नोट नंबर 2, बेटा सपोर्टिंग नोट लगा रहे हैं तो उनको वर्किंग नोट्स बोल रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशो। अब हम सेल्स रेशो कैलकुलेट करेंगे बेटा। प्री पीरियड में सेल्स कितना हुआ और पोस्ट पीरियड में सेल्स कितना हुआ वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब बच्चों अगर आप यहां गौर से देखिए बेटा, सर हम रेशो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा बेटा। पी एंड एल के आइटम स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बेस तो चाहिए, तो बेस फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में और क्लियरिटी आएगी। मुझे ये बताइए, ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 टोटल सेल, बेटा क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है अमाउंट ₹48 लाख टोटल सेल, आउट ऑफ विच 9,60,000 इन फर्स्ट 6 मंथ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, in 2011 and 12 total sale amount ₹48 lakh, out of which 9,60,000 in first 6 month। तो बच्चों मुझे करना क्या है, मुझे तो प्री का सेल चाहिए और पोस्ट का सेल चाहिए। तो देख लीजिए बच्चों, टोटल सेल गिवन है और फर्स्ट 6 मंथ का एक्सक्लूसिवली गिवन है। ठीक है, इसको बेस बना के बच्चों हम चलते हैं, देखते हैं यहां पर वर्किंग कैसे होगा। बेटा सेल्स रेशो चाहिए, लेकिन मैं अभी इनिशियली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आए। आगे ये लाइंस अवॉइडेबल है, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो बाद में। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल 2011 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च 2012। बच्चों टोटल सेल अमाउंट ₹48 लाख गिवन है बेटा, स्पेसिफिकली गिवन है टोटल सेल अमाउंट ₹48 लाख। और क्या गिवन है, फर्स्ट 6 मंथ सेल्स अमाउंट ₹9,60,000। बेटा फर्स्ट 6 मंथ सेल, तो ये लीजिए, ये 6 मंथ हो गए बेटा, यहां कहीं 6 मंथ हो गए, ये फर्स्ट 6 मंथ सेल आ गई 9,60,000 रुपीज। ये आपके क्वेश्चन में डेटा मेंशन है। अब इसको बेस बनाकर हम प्री और पोस्ट का सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, तो बेटा हमें जो ये लाइन मैंने कहा ना अवॉइडेबल है, आप अवॉइड कर सकते हैं। प्री पीरियड सेल्स और पोस्ट पीरियड सेल्स, इसमें हम लोग रेशो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये रहा आपका प्री पीरियड सेल और पोस्ट पीरियड सेल। बेटा ड्यूरेशन दोबारा नहीं लिखनी, हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड को ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर 1 में डिफाइन कर दिया, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू जून और फिर जुलाई टू मार्च। प्री पीरियड सेल, मुझे बताइए प्री पीरियड सेल, बेटा प्री पीरियड में ओनली कितने मंथ्स आ रहे हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स आ रहे हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल, मई और जून, और ये फर्स्ट 6 मंथ का सेल है। तो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या करूं, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 6 मंथ सेल मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ सेल्स। तो बेटा ये प्री का, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ये अज्यूम कर लीजिए कि भैया मुझे बताया नहीं ना, मुझे तो कहा 9,60,000 फर्स्ट 6 मंथ का सेल है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं सेल पर मंथ कांस्टेंट रहा था ड्यूरिंग द 6 मंथ। तो बेटा मैं यहां कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा आपका, हाफ कर दीजिए 450 और कितना आ गया 4,80,000। तो बच्चों ये प्री सेल आ गया। नेक्स्ट पोस्ट का सेल निकाल लेते हैं, 48 लाख टोटल सेल है, आउट ऑफ, बेटा दिमाग ही नहीं लगाना, ये प्री का सेल जब पता चल गया 480 तो डिडक्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब करना क्या है, इसमें माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस सेल आपका वो आ जाएगा। तो अगर हम बैलेंस सेल की बात करें तो बच्चों ये आ गया 5 लाख 43 लाख, तो 43,20,000, 43,20,000 सही है ना ये फिगर बच्चों, करेक्ट, यस यस यस। चलो ठीक है, तो बेटा अब इसको आप 480 और 43 इसको रेशो बना दीजिए, तो ये रेशो आ गया कितना 1:9, तो ये आ गया 1:9, तो 1:9। बेटा प्री में सेल्स ये हुआ, पोस्ट में सेल ये हुआ, तो बेटा हमारे पास रिलेशन आ गया। तो अगर हम बात करें तो इन और हम सिंप्लीफाई करें तो 1:9, तो इनिशियली 1 हुआ था तो पोस्ट पीरियड में 9 हुआ सेल, तो ये हमारे पास
अब बच्चों सेल्स रेशियो भी आ गया और टाइम रेशियो भी आ गया। इट मींस व्हाट, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बेसेस आ गए। बेटा जब डिस्ट्रीब्यूशन बेस आ गए तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं हमारे स्टेटमेंट में बिंदास। ये आ गया स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास बेस अवेलेबल है, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। बेटा आइटम कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, मेरे पास एक नेट प्रॉफिट गिवन है। क्या मैं नेट प्रॉफिट को स्प्लिट कर दूं या P&L के एक एक आइटम को फोकस करूं, आइटम वाइज आइटम डिस्ट्रीब्यूट करूं? नेट प्रॉफिट तो अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आइटम टू आइटम जाना पड़ेगा, बेस्ट अप्रोच है। यस वेरी गुड, आइटम टू आइटम, वेरी गुड। तो बेटा अपने आप क्लियर है नेट प्रॉफिट पर। अगर नेट प्रॉफिट ही स्प्लिट करना होता तो फिर ये टॉपिक ही नहीं होता। चलो फर्स्ट आइटम लेते हैं बच्चों। बेटा अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट आइटम हमारा क्या है, अगर मैं यहां पर देखें हम लोग फर्स्ट आइटम ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा P&L के नजरिए से सोचना है आपको, जो आपका व्यू है वो P&L, तो P&L में सबसे पहले क्या आया होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये लो 781,600, और ये बोल रहा है द एक्सपेंसेस चार्ज टू P&L। एक्सपेंसेस, ये कुछ एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं। सर क्या इतने से ही एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं? बेटा छोटी सी कंपनी होगी, अब जितने एक्सपेंस दे रखे हैं उतने ही तो चार्ज करेंगे हम, हमारी तरफ से थोड़ी। बेटा कंपनी का डेटा गिवन है, अब आपको कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, हम लोग ये प्रॉफिट है और ये एक्सपेंस चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया उसको स्प्लिट करें। ठीक है, चलिए हम लोग इस प्रॉफिट को लेते हैं और हमारे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आप देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो क्वेश्चन में मेंशन था, अमाउंट रुपीज 7,81,600। बेटा ये प्रॉफिट गिवन है, जीपी गिवन है। मुझे जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन बेस बताओ। आपको केवल इतना से सोचना है P&L का ये आइटम सेल से रिलेट करता है या P&L का ये आइटम टाइम से रिलेट करता है, दैट्स ऑल। और उसी बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारे बच्चे बोल रहे हैं आंख बंद करके सर सेल्स लिख दो, सेल 1:9, 1:9, 1:9, वेरी गुड। सारे बच्चों ने कहा सर सेल्स रेशियो, तो बेटा 1:9 ये सेल्स रेशियो आ गया। हम इसको डिवाइड कर देते हैं बिटवीन प्री और पोस्ट, तो हम डिवाइड करेंगे तो बेटा ये डिवाइड हो जाएगा 78,160, ये प्री का प्रॉफिट हो गया, और पोस्ट का हो जाएगा 7,03,440, ये हो जाएगा 440। बेटा एक बार देख लेना ये फिगर्स करेक्ट है ना, 78,160 और 7,03,440 सर करेक्ट है। ठीक है बेटा मैंने ये आइटम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चों, अब ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स को बेस बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बेटा ये जो प्रॉफिट है इसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस किए गए, तो आ जाओ वन बाय वन। डायरेक्टर्स फी अमाउंट रुपीज 60,000। चलिए डायरेक्टर्स फी की बात कर लेते हैं। डायरेक्टर्स फी बेटा ये एक्सपेंस है, तो ये आपके डायरेक्टर्स फी, ये बच्चों लेस होंगे। अब एक्सपेंसेस ये ध्यान रखना है, सारे एक्सपेंसेस लेस होंगे इस इनकम से, क्योंकि इनकम तो एक ही मेंशन है, तो ये लेस होने वाला। डायरेक्टर्स फी जल्दी से बताओ ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो? जल्दी से बोलो बच्चों। सर टाइम रेशियो सर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, नो डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। चलो मिक्स रेस्पॉन्स है, कुछ बच्चों को बात समझ में आ गई और कुछ अभी भी। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अमाउंट रुपीज कितना था ये 60,000, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये किस में जाएगा, ओनली पोस्ट में जाएगा बच्चों। ये 60,000 केवल पोस्ट में जाएगा, डैश 60,000। सर ये क्यों जाएगा, क्योंकि मिक्स रेस्पॉन्स आया था, कुछ ने कहा था टाइम रेशियो में। तो बेटा एक बात सुनिए आप लोग, मैं ये 1 अप्रैल 2011 31 मार्च 2012, बेटा ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई 2011, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये प्री पीरियड है और ये पोस्ट पीरियड है।
बताओ कंपनी का जन्म कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा, ये है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको नहीं लगता बेटा कंपनी में ही डायरेक्टर्स होते हैं? इससे पहले तो लॉ इसे कंपनी मानता ही नहीं, वो आदमी वर्क कर रहा होगा एज अ मैनेजर, एज अ जो भी होगा, जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा, मैटर नहीं करता। बेटा कंपनी का डेट ऑफ बर्थ ये है, तो डायरेक्टर्स भी कंपनी में ही होते हैं। तो बेटा ये जो 60,000 आपने पे किया है डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, वो एक्सक्लूसिवली पोस्ट पीरियड का है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस नहीं चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ आइटम एक्सक्लूसिवली प्री के होंगे, कुछ आइटम एक्सक्लूसिवली पोस्ट के होंगे, उनके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बेस नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया ना? तो बच्चों ये डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। वेरी गुड, हाँ सबका क्लियर है, क्योंकि कुछ बच्चों ने, मैक्सिमम ने तो पहले ही बोल दिया था सर ये एक्सक्लूसिवली पोस्ट का है। तो बच्चों ये जिनका डाउट था मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, फिर भी किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? आगे मत जाने दीजिएगा जब तक क्लियरिटी ना आए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बोलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेड डेप्ट अमाउंट रुपीज 14,400। ये लो, पूछा नहीं उससे पहले तो जवाब आ गया। सर सेल्स रेशो, आंख बंद कर लो सर, बांट दो। आप क्या बताओगे, हम ही बता देते हैं आपको। ये लो, चलो बढ़िया बात है भाई। बेड डेप्ट्स अमाउंट रुपीज 14,400। 14,400 सर इसे सेल्स रेशो 1:9 में बांट दो। अब सभी का सेल्स रेशो आया तो बेटा फिर मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट है डिस्कशन का। तो सेल्स रेशो 1440 12,960। बेटा अगर कुछ डेटा मिस्टेक हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। तो ये हमने बेड डेप्ट्स डिवाइड कर दिया 1:9 सेल्स रेशो में, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो अगला पॉइंट बेटा। अच्छा ये बताइए क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं बेटा, कौन सा आइटम किससे कनेक्टेड है ये आपको पता चल गया। मैंने कहा था इन टोटलिटी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, आइटम टू आइटम बेस्ट वे है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का। और आपको कनेक्शन समझ में आ ही गया कि भाई कौन सा आइटम किससे रिलेट कर रहा है। सर हमें पता है, हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो नेक्स्ट आइटम बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में। नेक्स्ट आइटम एडवर्टीजमेंट 48,000। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे किस रेशो में डिवाइड होगा। सर सेल्स टाइम रेशो। वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों ने टाइम रेशो बोला है, बाकी सारे नालायक तो सेल्स रेशो पता नहीं क्या। बेटा क्वेश्चन रीड भी कर रहे हो या केवल हवा में आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन देखो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट तो सेल्स से कनेक्टेड होता है। बेटा पूरी लाइन तो रीड कर लो एक बार, ठीक है ना? ये इंटर है, सीए इंटर। ऐसे नहीं कि कुछ पढ़ा आधा अधूरा और अपने हिसाब से आंसर पूरा दे दिया। बेटा पहले लाइन पूरी रीड कीजिए, प्रॉपरली इंटरप्रेट कीजिए, देन आफ्टर आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसके बाद बताइए मुझे। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रुपीज 4,000 पर मंथ। अब बोलो मुझे किस रेशो में जाएगा? अब बोलो बच्चों, ये पूरा लाइन तो रीड करो एक बार। टाइम रेशो। अब समझ में आया? बेटा साफ बोला हुआ है। सर अगर ये नहीं होती लाइन, बेटा नहीं होती जबकि जब देखा जाएगा। अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, तो अभी तो ये डिस्कस कर रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट क्या होगा फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो एडवर्टीजमेंट बेटा यहां पर सेल से कनेक्टेड ही नहीं है। साफ क्वेश्चन में बोल दिया, वो पर एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है। कॉन्ट्रैक्ट मींस बेटा लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी एक लीगल बाइंडिंग है। ये हर महीने 4,000 रुपए पे कर रहा है। तो बेटा ये एडवर्टीजमेंट मंथली बेसिस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, मंथली। तो दैट्स वाई ये टाइम से कनेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में? तो सर ये टाइम से कनेक्ट होगा, हाँ समझ में आ गया। तो ये 48,000 बच्चों टाइम से कनेक्टेड है। तो दैट्स वाई ये एडवर्टीजमेंट ये अमाउंट रुपीज 48,000 ये बेटा जाएगा टाइम रेशो में, और टाइम रेशो था हमारा 1:3। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे बच्चों टाइम रेशो में 12,000 और ये लो 12,000
एंड 36,000। हाँ सर, समझ में आया टाइम रेशो। एक बच्चा, सर अगर वो नहीं लिखा होता, बेटा वो नहीं लिखा होता तो अब देखिए आप लोग, चलो वो उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, मैं सोचा था बाद में, अभी हम हमारे पॉइंट पर ही रहते हैं। चलो अब पूछा है तो देखिए आप लोग, एडवर्टीजमेंट, बेटा ये लाइन नहीं है, मान लीजिए ये लाइन नहीं है, ये लो, ये मैंने लाइन ही हटा दिया। अगर ये लाइन ना हो तो बताइए, अब बताइए सारे बच्चे बोलिए। सेल्स, बेटा सेल्स रेशियो, बात ही खत्म हो जाती है। एडवर्टीजमेंट बेटा सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, और कुछ नहीं कहा जा रहा तो बात खत्म। बेटा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है तो हम हमारा ब्रेन क्यों यूज करेंगे, जब क्वेश्चन खुद बोल रहा है ये टाइम से कनेक्टेड है, दैट्स ऑल। क्लियर? यस सर क्लियर, ओके बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला एक्सपेंस क्या है, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 2,56,000। ये लो, पूछने की जरूरत ही नहीं है, सारे बच्चे अब तो भाई सब होशियार हो गए। सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस, सारे बच्चे होशियार हो गए, सबने पहले ही बता दिया। सर दिमाग मत लगाओ, 256 लिखो और टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आगे चलो। चलो बढ़िया बात है, अब बात ही समझ में आ गई तो फिर बेटा एक्सप्लेनेशन क्या दे। 1:3 टाइम रेशियो 64, ये लो 64,000 और 1,92,000, 1,92,000, ये सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में। नेक्स्ट अब अगले आइटम के बारे में बात करते हैं। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस के बाद बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 20,000। तो ये आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ अमाउंट रुपीज 20,000। चलिए इसका देखते हैं, सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, मैं वेट कर रहा हूं इसका क्या होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 20,000। अरे वाह, प्री पोस्ट टाइम, बेटा एक सेल्स रेशियो रह गया बस। अरे सब लोग, और एक सेल्स रेशियो रह गया, कोई एक जो ना वो भी टाइप कर दो जो झंझटी खत्म हो। भाई 4 ऑप्शन ही तो दिए थे, प्री में जाएगा या पोस्ट में जाएगा या टाइम या सेल्स में जाएगा, तो मेरे पास 3 ऑप्शन तो आ गए। सर कोई बोल रहा है प्री में, कोई बोल रहा है पोस्ट में, कोई बोल रहा है टाइम में, तो एक सेल्स रेशियो रह गया, 1-2 वो भी लिख दो। ये लो लिख भी दिया एक नालायक ने, तो ये लो सर आपकी इच्छा भी पूरी कर दी, सेल्स रेशियो, बढ़िया बात है। लो आ जाओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा ये जाएगा पोस्ट में, अमाउंट रुपीज 20,000, ये 20,000 पोस्ट में जाएगा। ये आपका 20,000 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाएगा। हालांकि कुछ बच्चों ने पोस्ट लिखा भी था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितना श्योर थे। कुछ बच्चों ने प्री भी लिखा था। सर एक बार ये समझा दीजिए। चलो बेटा देखते हैं। बेटा ये देखिए 1 अप्रैल 2011 ये इनकॉर्पोरेशन हुआ, कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेटा कंपनी तो यही है ना, कंपनी का डेट ऑफ बर्थ तो यही है, कंपनी का जन्म यही हुआ, तो बेटा कब खर्चा किया गया मैटर नहीं करता, वो कंपनी के फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अरे कंपनी का ड्यूरेशन तो यही है ना एज पर लॉ, तो बेटा कंपनी का खर्चा है तो फिर पोस्ट में ही आना चाहिए। समझ में आ गया? कंपनी का एक्सपेंडिचर है तो कंपनी का एक्सपेंडिचर कंपनी के उसी में तो चार्ज करोगे। तो बेटा बेसिकली ये है कंपनी का। सर ये भी तो कंपनी का, हाँ बेटा ये भी कंपनी का है, लेकिन ये प्री का है, यानी जन्म से पहले का। और कंपनी के बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया, कंपनी का फॉर्मेशन एक्सपेंस किया गया, बेटा ये कंपनी ने अपने एफर्ट से कमाया पोस्ट में, तो वो पोस्ट के एक्सपेंसेस से ही चार्ज होगा, वो पोस्ट के प्रॉफिट से ही चार्ज होगा वो एक्सपेंडिचर, प्री से चार्ज नहीं होगा। प्री का प्रॉफिट तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज करेगी। कुल मिला के बात यह है बेटा खर्चा किसका है? कंपनी का। और कंपनी के डेट ऑफ बर्थ के बाद जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया उसी से कंपनी उसे राइट ऑफ करेगी। तो ये देखिए आप बेटा, अगर आप प्री की बात करो तो ये कंपनी को मिलेगा तो सही, इनहेरिटेंस में मिलेगा, मैंने कल बताया था, ये उत्तराधिकार में मिल जाएगा कंपनी को। कंपनी का एक्चुअल जो पोस्ट पीरियड है, यानी डेट ऑफ बर्थ के बाद जो कंपनी ने वर्किंग की है वो है कंपनी की वर्किंग। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
एक्सक्लूसिवली कंपनी के फॉर्मेशन का एक्सपेंस है तो कंपनी के P&L से चार्ज होना चाहिए, तो ये ऑलवेज पोस्ट से चार्ज होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। सारे बच्चे जवाब देंगे जल्दी, और बेटा सोच समझ के, टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं है। डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी बाय द कंपनी अमाउंट ₹20,000। जल्दी से बताओ ये क्या है? चलो वेरी गुड, अब की बात सबने पूरा प्रॉपरली रीड किया है, देन आफ्टर आंसर दिया है। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय कंपनी, तो पोस्ट का एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड, अब मुझे नहीं लगता अब की बार एक भी आंसर गलत नहीं आया, तो बेटा ये पोस्ट का एक्सपेंडिचर है। अरे वाह, सारे बच्चे एक्सपर्ट हो गए। तो डोनेशन, बेटा ये डोनेशन, तो डोनेशन लिख दिया, अमाउंट रुपीस कितना था ये? 20,000, ये लो 20,000 पोस्ट। वेरी गुड, डैश पोस्ट 20,000। और चलते हैं, बस कंप्लीट हो गया बच्चों। क्या बोल रहा था? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट पीरियड प्रॉफिट। अब खत्म हो गया बेटा। तो हम यहां लोग अब यहां क्या करते हैं बेटा, हमने एक एक आइटम को प्री और पोस्ट में, देखिए हमने आइटम टू आइटम फोकस किया है और एक एक आइटम को प्री और पोस्ट में लॉजिकल बेस के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बेटा अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए प्री की इनकम, प्री की इनकम और प्री के एक्सपेंसेस, प्री की इनकम प्री के एक्सपेंसेस, पोस्ट की इनकम पोस्ट के एक्सपेंसेस। तो बेटा 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। प्री के इनकम एक्सपेंस का डिफरेंस क्या कहलाएगा? कैपिटल प्रॉफिट्स। तो चेक कर लेते हैं यहां क्या आ रहा है बेटा, यहां प्रॉफिट आ रहा है 720। 1 2 3 4 आइटम चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4। तो ये बच्चों आ गया कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व, जो आप लिखना चाहे, 720। बेटा ये डिफरेंस आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। डैश इसकी बात नहीं करें बच्चों, ये प्री इनकम माइनस प्री एक्सपेंसेस, ये आ गया प्री का प्रॉफिट और इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल प्रॉफिट। ये बेटा पोस्ट की इनकम, पोस्ट एक्सपेंसेस, पोस्ट इनकम से पोस्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 362,480 रेवेन्यू प्रॉफिट। तो बेटा इसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। डैश बेटा वो यहां तो आना नहीं है, डैश तो वहां आएगा 362,480, 362,480। ये बच्चों आ गया, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्री में और पोस्ट में। क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन? ये बेटा कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये रेवेन्यू प्रॉफिट है जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगा। कंपनी चाहे तो इससे डिविडेंड दे सकती है इन वेरी फर्स्ट ईयर, क्योंकि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगा दिया, तो दैट्स व्हाई कुछ प्रॉफिट उसका ब्लॉक हो गया। क्लियर 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 क्लियर, चलो बढ़िया बात है बेटा। अभी आप मेरी बात और सुनिए, देखिए मुझे बताओ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस टोटल के कॉलम पर। आपको क्या लगता है ये टोटल का कॉलम क्या है बच्चों, बताइए जल्दी से। सर ये टोटल का कॉलम P&L नजर आ रहा है सर, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। बेटा अगर आप इसमें से ये एक्सपेंस माइनस कर दोगे, ये इसमें से एक्सपेंस माइनस कर दोगे, तो बताओ क्या आएगा? नेट प्रॉफिट ही तो आएगा, ये टोटल नेट प्रॉफिट ही तो आएगा। तो कंपनी वो ऑलरेडी बना चुकी, तो मैं दोबारा थोड़ी बनाऊंगा P&L। कंपनी का एक प्रॉफिट P&L बना हुआ है, मुझे तो आइटम बता दिए, तो बेटा मैंने ये देखिए P&L बना हुआ है, ये नेट प्रॉफिट जो आ रहा होगा बेटा इसी को आपने प्री और पोस्ट में स्प्लिट किया है। तो मैंने नेट प्रॉफिट पर तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, बट वो अपने आप स्प्लिट हो गया। बेटा आपने एक एक आइटम को लॉजिकली उसके बेस से कनेक्ट किया और उसके बाद एक आइटम टू आइटम
प्री और पोस्ट में डिवाइड किया और जब हमने लॉजिकली एक एक आइटम पर कॉन्सेंट्रेट किया तो बेटा ये जो फिगर आएंगे ये मोर लॉजिकल होंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोर लॉजिकल है। क्या बच्चों समझ में आया अच्छी तरह? सारे बच्चे बताओ जल्दी से, क्लियर है ये पॉइंट? क्या क्वेश्चन समझ में आया? और कल की भी थोड़ी सी बहुत कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हुई होगी, आपको बात समझ में आई होगी। हाँ सर क्लियर है, क्लियर 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 है सर, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो बढ़िया बात है बेटा, चलें।